आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे विषय जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में मदद मिल सके, ये क्षेत्र आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो सके, आप इससे से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। आइए आपको बता दें कि हम आज किन विषयों पर अपने लाइव फोन कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी प्याज व लहसुन की खेती की। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए 1800-113060 और 1800-113061 और ये नंबर टोल फ्री है। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। और आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आज हमें स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर राम आसरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन शिमला से इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी। डॉक्टर अनिल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं प्याज और लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो फिर देर किस बात की, अपने प्रश्न अपनी समस्याएं तैयार रखिए और हमारे विशेषज्ञों से अपनी समस्या का समाधान पाइए सिर्फ हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर राम आसरे जी का। डॉक्टर आसरे ये बताएं जी कि स्ट्रॉबेरी की खेती की स्थिति हमारे देश के अंदर कैसी है? अगर हम एक स्ट्रॉबेरी की गौरव गाथा या कहें कि इसकी यात्रा पर नज़र डालें तो हमारे देश में स्ट्रॉबेरी का आगमन तकरीबन 1960 के आसपास हो चुका था और इसकी खेती पहाड़ों में शुरू की गई। खासकर आपके उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश राज्य था और इसका चौबटिया और आपके नैनीताल के आसपास, इसके बाद सोलन शिमला में भी इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन इसकी प्रगति उतनी नहीं हो पाई क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी की खेती एक ऐसी खेती है जो अपने लिए एक विशेष प्रकार की आवश्यकता चाहती है। इसके लिए आप जैसे आप धान, गेहूं, गन्ना, मूंगफली इत्यादि उगाते हैं, उस तरीके से इसको नहीं उगाया जा सकता। इसमें एक तकनीकी का बहुत बड़ा समावेश है। इसको अगर पानी बहुत ही संभाल के देना होगा, इसकी जो नर्सरी होती है वो भी पहाड़ों पे ही पैदा होती है, उसको लाना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए इसका उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप देखें कि 1990 के बाद हमारे देश में स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ और ये मैदानी क्षेत्रों में फैल गई। खासकर आप देखें, आप इसने पहाड़ों से रुख किया मैदानों की तरफ, तो चंडीगढ़ से होते हुए आपके पंजाब और आपका ये हरियाणा, इसके बाद सारा नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ इस समय जो है आपके, मैं बताना चाहूँगा खासकर महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर करके एक जगह है, इसकी स्ट्रॉबेरी आपकी विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो इसका एक बहुत बड़ा इस समय प्रचार प्रसार हो रहा है और ये एक ऐसा फल है, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो कि आपका 90 से 120 दिन में आपका फल देना शुरू कर देता है। दूसरा कोई ऐसा फल नहीं जो कि लगाने के बाद 3 या 4 महीने में किसानों को आमदनी देना शुरू कर सके। तो इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी हद तक इसकी खेती बढ़ी हुई है। और ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं, खासकर ये क्योंकि एक व्हाइट कॉलर जॉब है इससे, जो इसमें जो पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं काफ़ी इसमें रुचि ले रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अधिक फायदा देने वाली फसल है, बशर्ते कि इसकी देखरेख सही तरीके से की जाए। बिल्कुल, और इसके संबंध में आपसे ज़्यादा जानकारियां विस्तार से ज़रूर हासिल करेंगे राम आसरे जी, लेकिन पहले वक्त हो चला है देखने का एक खास रिपोर्ट। किसान परंपरागत फसलों जैसे धान और गेहूं के अलावा बागवानी फसलों जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर्वतीय इलाकों में पौध की रोपाई का काम जुलाई, अगस्त और मैदानी इलाकों में सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। जो किसान इस समय स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं वो सरकारी संस्थान से ही पौधे खरीदें।
पौध लेते समय ध्यान रखें कि पौध में किसी तरह की बीमारी नहीं हो। किसान पौध की रोपाई से पहले मिट्टी का उपचार कर लें। किसान पौध की रोपाई क्यारी विधि से कर सकते हैं। इस विधि में बाग को 3.5 से 4 मीटर चौड़ाई समतल क्यारियों में बांट लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। पानी की उचित सुविधा होने पर क्यारियों को 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाएं। रोपाई के समय सभी विकसित पत्तियों और जड़ों का 1/3 निचला भाग काटकर निकाल लें। पौध निश्चित दूरी पर थोड़ी मिट्टी हटाकर जड़ों को चारों तरफ फैलाते हुए रोपें। खेत तैयार करने के समय भूमि में 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद डालें। अच्छे फल लेने के लिए 75 से 100 किलो नाइट्रोजन, 80 से 120 किलो फास्फोरस और 50 से 75 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आधी मात्रा पौध रोपण के समय पंक्तियों में 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 महीने बाद सिंचाई के समय और फास्फोरस और पोटाश की बची हुई मात्रा फूल आने के समय दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी फरवरी से पकना शुरू हो जाती है और पूरी फसल अप्रैल तक चलती रहती है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचाई के अनुसार फल मार्च से शुरू होकर जून के पहले सप्ताह तक पकते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप सही समय और सही तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी हमने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में ज्यादा जानकारियां डॉक्टर राम आसरे जी से जरूर हासिल करेंगे। लेकिन अब आइए रुख करते हैं डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्याज और लहसुन की खेती की स्थिति कैसी है, क्या जानकारी देंगे? मैडम, अगर प्याज और लहसुन की खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो दोनों फसलें हैं ये बड़ी कमर्शियल क्रॉप्स हैं और ये हमारी जो फार्मर्स की इकॉनमी है, लगभग भारत के हर हिस्से में किसानों की जो आमदनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान देती है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी होनी चाहिए। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनसे जो है किसान अपनी कैश क्रॉप्स लगाकर जो आमदनी को जो है बढ़ा सकते हैं और इनको दुगना भी कर सकते हैं। अगर हम लोग प्याज के बारे में बात करें तो प्याज जो है वो अगर हम लोग ग्लोबल स्तर पे करें, वैश्विक स्तर पर, तो चाइना और हमारा भारत जो है ये लीडिंग दोनों प्रोड्यूसर हैं और लगभग दुनिया का 45% जो प्याज है वो इन्हीं दो देशों में होता है। अगर भारत के विषय में बात करें तो प्याज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आपका ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में होता है जी। और इसकी जो पैदावार में हम लोग थोड़े कम है। अगर देखा जाए तो प्याज की पैदावार तो यूएसए में जो है वो लगभग 56 टन प्रति हेक्टेयर है। वहीं अगर हमारे देश की बात करें तो हम लोग अभी 15-16 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी इसकी पैदावार को हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी प्रजातियां लगा के और अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैदावार लें। अगर प्याज के बारे में बात करें तो दोबारा फिर इसमें चाइना और भारत जो है दोनों जो है वो लीडिंग ये मुल्क हैं जो कि इसकी जो है पैदावार करते हैं। अगर भारत के विषय में अगर लहसुन के बारे में बात करें तो लहसुन जो है लगभग दुनिया का 9% जो हिस्सा है वो हमारे देश में होता है, लेकिन वही पैदावार जो हमारी लगभग 3% पूरे विश्व की जो 3% है वही हो पाती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पैदावार है इसमें लगभग जो है वो 6 टन प्रति हेक्टेयर है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो है वो उज्बेकिस्तान की सबसे ज्यादा है जो कि 25-26 टन प्रति हेक्टेयर है। तो कुल मिलाकर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ किसानों को कि हमें अच्छी प्रौद्योगिकी और अच्छी प्रजातियों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ानी है। वैश्विक स्तर पर भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट करें और हमारे अपने देश में भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार करके हम लोग जो है किसानों की आमदनी और उनकी आर्थिकी को जो है वो सुदृढ़ करें। बिल्कुल, तो इसके बारे में भी हम आपसे आगे ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे और इसके संबंध में हमारे दर्शकों के अगर कोई प्रश्न भी आए, कोई समस्याएं आए तो वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और रिपोर्ट देखने का।
जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं वो इस समय प्याज की पौध लगा सकते हैं। प्याज की पौध अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है। पौध तैयार होने पर इसे खेतों में रोपा जाता है। जीवांश युक्त और उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है। 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलो बीज काफी रहते हैं। बुवाई से पहले बीजों को औपचारिक करना ना भूलें। पौधशाला में 2 क्यारियों के बीच एक नाली बनाई जाती है, उससे सिंचाई और निराई गुड़ाई का काम लिया जा सकता है। प्याज की रोपाई कतारों में करें। 2 कतारों के बीच की दूरी 15-20 सेंटीमीटर जबकि 2 पौधों के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई ना करें, बल्कि बाद में जरूरत पड़ने पर ही पानी दें। पूरी फसल के दौरान 6-7 सिंचाई की जरूरत होती है। वहीं अगर आप लहसुन की बुवाई करना डॉक्टर चौधरी से हम प्याज और लहसुन के संबंध में ज़्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन आइए पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम आसरे जी का। डॉक्टर राम आसरे जी, अभी हमने आपसे ये जानकारी हासिल की कि किस तरह की स्थिति है स्ट्रॉबेरी की खेती की हमारे देश में, लेकिन अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी खेती की तैयारी हमारे किसान कब शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि सितंबर से अक्टूबर तक जो है मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। क्या बताएंगे कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है इसकी खेती के दौरान? जैसे कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट में देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती उठी हुई क्यारियों में इसकी रनर्स जिसे हम कहते हैं पौध लगाई जाती है, और उस पर देखा आपने एक काली पॉलीथीन लगी हुई जिसे हम मल्च कहते हैं, और ये मल्च बहुत ज़रूरी है। और इस काली पॉलीथीन के नीचे आपके ड्रिपर्स लाइन ड्रिप पड़ी होती है जिसके माध्यम से हम सिंचाई देते हैं। दूसरी फसलों में हम कटाव विधि से आप खुला पानी छोड़ देते हैं और क्यारियां भर जाती हैं। इसके ठीक विपरीत इसमें पानी बहुत ही संतुलित तरीके से, जैसे आपने टपक सिंचाई विधि से देना पड़ता है। और खाद भी आजकल जैसे आपका दूसरी फसलों में DAP है, आपका यूरिया है या पोटास है, उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं। तो इसके लिए कुछ जब हम क्यारियां बनाते हैं उस समय कुछ खाद और जीवांश खाद, गोबर की सड़ी खाद तो मिला ही देते हैं। इसके बाद की जो खाद देने की प्रक्रिया है वो पानी के माध्यम से, जो आप ड्रिप के माध्यम से पानी देते हैं जब क्यारियों में, इसकी जो उठी हुई ये जो मेड़ है इसके साथ ही एक यंत्र लगा होता है जिसे हम बेंचुरी कहते हैं। बेंचुरी में ही आपके सॉल्युबल फर्टिलाइजर, आप तरल आपके जो फर्टिलाइजर या उर्वरक होते हैं जिसमें आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है, आपका नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, वो मिला होता है। उसके माध्यम से इसके जड़ क्षेत्र में टपक विधि से आपका उर्वरक पहुंचाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तकनीकी युक्त जो है फसल करने का तरीका है, और इसमें कहीं भी जरा भी चूक होती है तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आप किसी दूसरे खेती करते हैं, अगर आप 5 दिन या 1 सप्ताह तक खेत में नहीं गए तो ये ज़्यादा कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती ऐसी है कि इस पर आपको दिन प्रतिदिन पल पल पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर इसमें जरा भी चूक हुई तो आपका सारा परिश्रम चौपट हो जाएगा, नुकसान आ जाएगा। बिल्कुल ही सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये जो है कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है इस फसल के संदर्भ में। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बाराबंकी से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मैं नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ, प्याज और लहसुन की खेती में पानी लगाने के लिए हमें टपक सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिए कि फुहारा की व्यवस्था करने की, जल भराव करके करना चाहिए जिससे हमें अच्छा पैदावार उससे मिल सके? बिल्कुल। तो डॉक्टर चौधरी, ये सवाल आपके लिए है यहाँ पर कि प्याज और लहसुन की खेती में सिंचाई की कौन सी विधि जो है वो अपनाने की आवश्यकता है? जैसा कि बाराबंकी से किसान महोदय ने पूछा है कि कौन सी विधि है, तो किसान भाई उसमें जो प्याज और लहसुन की जो ये दूरी है ये बहुत नज़दीक लगती है फसल। अगर आप लोग इसको टपक सिंचाई विधि से करें तो इसमें जो है आपके ड्रिपर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद रहेगी, उससे आपकी जो है वो आपकी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की जो है वो लागत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया है वो है फुहारा विधि।
फुहारा विधि में क्योंकि नजदीक पौधे होते हैं इसमें, और आप हल्की सिंचाई जो है शाम के समय जो है खेतों में कर सकते हैं। और खासकर ये जो विधि है ये उन किसानों के लिए भी अच्छी है जिनके खेत समतल नहीं हैं, जिनके ऊबड़ खाबड़ खेत हैं, या जिनकी हल्की मिट्टियां हैं, या फिर जिनके जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी कम है, उनके पास पानी कम है, तो वो फुहारा विधि से जब वो आराम से इसको कर सकते हैं। रही बात किसान भाइयों ने बोला कि हम लोग क्या इसको जो है फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा किसान भाइयों की जहां जहां किसानों के पास अगर पानी की कमी है तो वो कृपया करके ये ही विधियां अपनाएं, जैसे फुहारा विधि है उसको अपनाएं। और अगर पानी की अवेलेबिलिटी है और मिट्टियां भी जो है ज्यादा भारी नहीं है, उनकी सख्त नहीं होंगी, तो उसमें जो है वो समय पे एक अंतराल के बाद 10-15 दिन के अंतराल के बाद मिट्टी की जो है वो संरचना के अनुसार जो हम लोग इसमें फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं अगर किसी के पास फुहारा विधि की सुविधा नहीं है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर ललन कुमार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बिहार से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। कहें कि मेरा 2 सवाल है मैडम जी। एक प्याज के बारे में और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में। स्ट्रॉबेरी के बारे में सवाल है कि पिछले बार ट्राई के तौर पर हम नर्सरी से 15 पौधा लेकर आए और लगाए मुजफ्फरपुर बिहार से हम बोल रहे हैं जी। फल भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन फल में मिठास नहीं था। इस बार चाह रहे थे क्या कोई अच्छा प्रोडक्ट कहीं से मिलता, उसका पता बताते और बृहद पैमाने पर खेती करते इसका। और दूसरा सवाल है प्याज के बारे में कि प्याज का खेती तो हम हर साल करते हैं, लेकिन इसको जो पत्ता छेदक कीड़ा जो होता है जी, पत्ते में बहुत छेद कर देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक एक करके जो आपकी समस्याएं वो लेते हैं। डॉक्टर रामाश्री जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। ललन कुमार, आप एक बहुत ही सजग किसान प्रतीत होते हैं। आपने स्ट्रॉबेरी के पहले 10 या 15 पौधे लाके अपने प्रक्षेत्र पर इसका एक कहते हैं, आप जब खुद करते हैं तो आपको एहसास होता है क्या इसमें कष्ट आता है, क्या परेशानियां आती हैं, और आपने एहसास किया कि इसमें फलन अच्छी होती है। इसके मतलब आपकी जो झारखंड की जलवायु है, जहाँ भी आपने किया है वहाँ, या आपने जिस भी जगह पे किया है वहाँ की जलवायु बहुत ही उचित है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए। लेकिन आपका सवाल ये आया कि जो भी आपने स्ट्रॉबेरी की पैदावार ली या फल लिए उसमें मिठास नहीं थी। तो मिठास, इस पे हमें ये प्रतीत होता है स्ट्रॉबेरी में मिठास के लिए जो खासकर जो प्रजाति है स्ट्रॉबेरी, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका बहुत बड़ा ही असर पड़ता है कि आपकी स्ट्रॉबेरी में कितनी मिठास होगी। अब अगर मेरे को ये पता होता कि आपने कौन सी प्रजाति लगाई, खासकर मैं कहूँगा आप के लिए मिठास के लिए, और इसमें जो एक महक होती है बहुत ही चित्ताकर्षक, मन को मोह लेती है। अगर आपने स्ट्रॉबेरी को तोड़ भी लिया तो आप 4-6 घंटे आपके हाथ से वो महक नहीं जाती है। तो वो आपकी एक चांडलर वैरायटी है, वो स्ट्रॉबेरी की खासकर मिठास और सुवास, महक जिसे कहते हैं, उसके लिए जानी जाती है। तो इसके लिए अगर आप चांडलर वैरायटी लगाएं, इसके बाद गुरिल्ला है, फर्न है, आपकी अर्ली डॉन है, कई वैरायटियां हैं, लेकिन इन सब में आपकी चांडलर वैरायटी बहुत ही अच्छी चित्ताकर्षक होती है और इसका जो फल बहुत ही ज़्यादा मीठा बनता है और इसमें महक जो सुवास होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए कहेंगे आप प्रजाति का चुनाव जब भी जहाँ से भी आप ये लाए हैं वहाँ पे खासकर उनसे पूछें कि अगर हमें चांडलर वैरायटी है या दूसरी भी वैरायटी है आपकी स्वीट चार्ली, भी उसका नाम ही इसलिए पड़ा है। ये 2 प्रजातियां खासकर मिठास के लिए काफी प्रमुख हैं, इनका चुनाव करें। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, जानकारियां हासिल करेंगे। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की और साथ ही बात हो रही है प्याज और लहसुन की खेती के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आइए हम एक बार से रुख कर लेते हैं डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर ललन कुमार जी ने आपके लिए भी प्रश्न रखा था। प्याज की वो खेती करते हैं लेकिन कहते हैं कि हर साल जो है वो पत्ता छेदक कीट का उसके अंदर प्रकोप हो जाता है, क्या बताना चाहेंगे? एक किसान ललन कुमार जी और दूसरे किसान जो बिहार के बल्कि पूरे देश के किसान में बोलना चाहूंगा कि ये जो आपका पत्ता छेदक और जो तना छेदक की जो बीमारी आती है तो इसके बारे में मुख्य तौर पर मैं 3 बातें बताना चाहूंगा किसानों को। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप खेत तैयार करते हैं तो आपका खेत बिल्कुल घास फूस के बगैर बिल्कुल साफ क्लीन कल्टीवेशन साफ सुथरा होना चाहिए। 3-4 हल लगाइए, उसके बाद आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं आराम से करिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों के कीड़ों का प्रकोप जो है उनकी संख्या जो कम हो जाती है। दूसरी चीज है ये पाया गया है कि जहां भी नाइट्रोजन हम लोग ज्यादा देते हैं या नाइट्रोजन की कम स्प्लिट्स देते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस है हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की हम लोग इकट्ठा ही डाल देते हैं। तो किसान भाइयों को बोलूंगा कि जैसे कि प्याज में हमारे पे 150 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए होती है, तो उसको जो है हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, उसमें 3 भाग कर लें। पहला हिस्सा जो है जैसे हम लोग खेत तैयार कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं प्याज की, उसमें हम लोग डाल दें। उससे क्या होगा कि आपका एक तो नाइट्रोजन का लॉस कम होगा, अगर जो भी होगा वो पौधा ले लेगा। और दूसरा जो हिस्सा है वो जब 30 दिन की हमारी प्याज की जो फसल हो जाती है लगी हुई, उसमें जो है आप दूसरा हिस्सा 50 किलोग्राम का डाल दें। उसके बाद लगभग कोई 45-50 दिन के बाद जो है वो तीसरा हिस्सा जो है नाइट्रोजन का वो उसमें डालें। उससे क्या होता है कि पौधे को एकदम से जो है वो नाइट्रोजन पूरी नहीं मिलती है, थोड़ी थोड़ी जरूरत के हिसाब से मिलती रहती है। तो पौधे में एक तो सकुलेंसी नहीं आती है, ज्यादा उसमें जो है वो रसदार नहीं हो पाता, जिससे कि जो है वो कीड़े, कोई भी तरह के कीड़े या बीमारियां जो से कम लगती हैं और उसका जो है वो नाइट्रोजन का लॉस भी कम होता है। उसके बावजूद भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, पेस्ट जो है कीड़े का बिल्डअप ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ललन भाई जी ने सवाल पूछा है उसके लिए मैं चाहूंगा इनको बोलने कि हम लोग सिस्टेमिक जो हमारे पेस्टिसाइड हैं जैसे कि साइपरमेथ्रिन, उसको जो है वो छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर पानी में आधा ml डाल के जो है वो कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर के लिए हमारे 750 लीटर पानी स्प्रे के लिए लगता था। उसके हिसाब से आप प्रति लीटर जो है वो आधा ml डाल के साइपरमेथ्रिन जो वो स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर चौधरी। हमारे अगले कॉलर कमलेश जी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन से मध्य प्रदेश पर, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो। हमारे अगले कॉलर कमलेश जी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन से मध्य प्रदेश पर, आइए जानते हैं उनका सवाल। हेलो कमलेश जी, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें। जी मैडम, मुझे लहसुन की दूरी कितनी होनी चाहिए और चाइना लहसुन की जानकारी। ठीक है डॉक्टर चौधरी, जब लहसुन की बुआई करें तो कितनी दूरी होनी चाहिए बुआई के दौरान, और चाइना लहसुन के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा, जब भी हम लोग प्याज लगाते हैं तो इसमें जो है वो जो दूरी है वो पौधे से पौधे लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर रखें। कई जगह जहां पर हम लोग जैसे एग्रीफाउंड पार्वती लगाते हैं, GSC 1 नाम की वैरायटी लगाते हैं, उसमें हम लोग लाइन से लाइन की कतार से कतार की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और लाइनों में जो पौधा से पौधे की दूरी है उसको हम लोग 10 सेंटीमीटर रखें। जब भी हम लोग फांके लगा रहे होते हैं उसका 10 सेंटीमीटर मेंटेन करें। रही बात चाइना लहसुन के बारे में, बड़ा अच्छा सवाल है जी। ये एक अच्छी वैरायटी है, तो मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा इसके लिए आप लोग जो भी आपकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी सीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो पहले तो आप ये देखें कि आपके नजदीकी कृषि अधिकारी को या आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जो है वो आप लोग पता करें कि क्या इसकी अवेलेबिलिटी है। अगर है तो वहां से जो है वो इसकी खेती बाड़ी के लिए और कैसे कैसे इसमें तकनीक अपनानी है जी, उसको जो है वो अपनाकर जो है वो आप लोग जो है ढंग से
इसकी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राम आश्रय जी, यहाँ पर मैं आपसे स्ट्रॉबेरी के संबंध में जानकारी लेना चाहूंगी कि कई तरह के ऐसे कह सकते हैं अच्छे फल होते हैं जिनके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनको खाकर हमारी सेहत जो है वो अच्छी रह सकती है, क्या बताएंगे? देखिए, इसके बारे में बहुत ही हमेशा चर्चा होती है, स्ट्रॉबेरी की कीमत क्यों अधिक होती है। इसका जो है फल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। स्वास्थ्यवर्धक होने की वजह है इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व, खासकर माइक्रो एलिमेंट्स, आपका आयरन है जिसे लौह तत्व कहते हैं, जिंक है और आपका मैग्नीज है, इनका और पोटास है, इनकी सबसे बड़ी मात्रा अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें जो रंग होता है वो आपका पिगमेंट एक होता है, रंजक होता है, और इसमें एक इलैजिक एसिड नाम का केमिकल पाया जाता है, एक रसायन पाया जाता है। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट आजकल सारे फल सब्जियों में ये बहुत बात कही जाती है। और आपका इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी काफ़ी बढ़ती है इसके कंजम्पशन के, इसके प्रयोग से। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें खासकर मिनरल्स हो गए और आपका जो विटामिन सी हो गई और पिगमेंट, और एक आपका अम्ल है जिसका नाम लिया मैंने इलैजिक एसिड, उसकी वजह से ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल है। और इसमें शर्करा, शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी वजह से जिन लोगों को मधुमेह का रोग होता है, डायबिटिक लोग होते हैं, वो उनको भी संस्तुत की जाती है। अगर वो दूसरे फल नहीं खा सकते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ही स्वास्थ्यवर्धक और सेहतमंद फल है, इसलिए इसकी कीमत भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ फ़ोन कॉल पे इस वक्त मौजूद हैं हमारे दो दर्शक, दिलीप जी और यशवीर जी, दोनों ही उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। आइए उनके सवाल शामिल करते हैं। पहले हम शामिल करेंगे दिलीप जी को। हेलो 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 दिलीप जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आइए रुक कर लेते हैं यशवीर जी का। हेलो हेलो यशवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरठ उत्तर प्रदेश से आपने हमें फोन किया है। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ हाँ जी, पहुंच रही है। प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि लहसुन और प्याज का हम साइंटिफिक तरीके से भंडारण कैसे करें ताकि वेट लॉस कम से कम हो। बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल जो है वो है आपका। डॉक्टर चौधरी, क्या बताएंगे इसके बारे में, किस तरह से साइंटिफिक तरीके से इसका भंडारण किया जा सकता है प्याज और लहसुन का, जिससे कि फसल जो है वो खराब ना होने पाए? और भारत में जी, तो मैं ये किसान भाई को बताना चाहूंगा और बाकी किसानों को भी कि जब हम लोग प्याज और लहसुन का भंडारण करें, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जब भी हम लोग खेत में जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, जब इसको निकालते हैं, तो आपकी फसल जो है, ये चाहे प्याज हो चाहे लहसुन हो, ये ढंग से पका होना चाहिए। और जैसे ही आप लोग इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, खेत से निकालते हैं, तो इसकी क्योरिंग की जाती है। अगर हम लोग प्याज की बात करें तो उसको निकालने के बाद कुछ समय के लिए खेत में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, ताकि इसके जो है बाहर के जो पत्तियां हैं, जो बाहर के छिलके हैं, वो ढंग से सूख जाए, मॉइस्चर ना रहे। वैसे ही लहसुन में भी जब ये सूख जाता है तो 3-4 दिन के लिए इसको हम लोग खेत में ही रहने देते हैं। उसके बाद ढंग से मिट्टी वगैरह झाड़ के उसके बाद हम लोग इसको जो है वो बोरों में, जो हमारे ये जूट के जो बोरे होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुली जो है वो हवा का संचार हो, ज्यादा घनी उसमें जो है वो आपके धागों का वो संचरण ना हो, उस तरह की मैशिंग ना हो, हल्की मैशिंग हो, और उसमें जो है हम लोग रखते हैं। और रखने का तरीका पहले मैं बात करूंगा प्याज के बारे में। प्याज में जब हम लोग रख रहे होते हैं तो उसमें जो कमरे का या जो स्टोर है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए हमारा 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम लोग आर्द्रता की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, तो हमारी 65 से 70% जो है वो उसके बीच रहनी चाहिए। इसके ना नीचे जाए ना ऊपर जाए।
तो इससे जो है हमारा ये ज्यादा से ज्यादा समय तक ये स्टोर रहता है। और जब हम लोग इसको रख रहे होते हैं तो रैक्स बना के रखें, और हर एक रैक में जब हम लोग बोरे रख रहे होते हैं तो उनकी हाइट जो है वो 5 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोलने का मतलब है हम लोग 5 या 6 तय, जो कि आपका लगभग 5 फीट तक हो जाते हैं, उससे ज्यादा आपके एक रैक में नहीं होनी चाहिए। इससे एक तो हवा का संचार ठीक रहेगा, ज्यादा हीट डेवलप नहीं होगी, और तीसरी चीज ये है कि उसमें ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। उससे क्वालिटी के ऊपर जो है वो, या बीमारियों का जो है ज्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं मेंटेन होती है, टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता है, और उससे जो है ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। और हवा का जरूर ख्याल रखें। रही बात लहसुन की, लहसुन को भी आप लोग जो है वो सेबे वाली बोरी, जो जूट वाली बोरियां होती हैं, उसमें डाल के रखें। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि हमारे पास खाद के बोरे पड़े होते हैं, उसमें छोटे मोटे जो है कटिंग करके डाल देते हैं। तो मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं पूसा संस्थान में भी 8-10 साल काम किया हुआ है वैज्ञानिक, तो वहां पर जब हम लोग हरियाणा पंजाब में जो किसान भाई जिस एरिया के हैं उन्हीं बोरों में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हीट डेवलप होती है, हवा का संचार नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली हमारा लहसुन और प्याज जो खराब हो जाता है। तो लहसुन के लिए हम लोग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हवादार कमरे का टेम्परेचर हो, और जो हमारी ह्यूमिडिटी 65 से 70% हो, और साथ में इसके जो रैक्स जो है वो 5-6 फुट से उसकी जो है जब रख रहे होते हैं 5-6 फुट से ऊपर, जिसको हम दड़ब्बा बोल देंगे, उतना भार नहीं हो। इससे क्या होता है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय तक ये स्टोर करके जो हम लोग रख सकते हैं, और ये खराब भी नहीं होता है। बल्कि हम लोग जो है वो जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग हवा का जरूर ख्याल रखें, एरेशन का हम लोग ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। और कहीं आप लोगों की कभी बीमारी आती है तो उस लॉट को ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी जो है वो आप लोग निकालने की मार्केट। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, और जानकारियों का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अच्छा है, प्रश्न अच्छे आ गए, सवाल आ जाते हैं तो मन लगता है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं किस तरह से आप कर सकते हैं प्याज और लहसुन की खेती। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो, किसी तरह की समस्या का आप सामना कर रहे हो, उसका समाधान चाहते हो, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कीजिए 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर है। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिस दौरान खास तौर से आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। हमारे अगले कॉलर मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, हमारे विशेषज्ञ से पूछ रहे हो, हमारे अगले कॉलर मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हाँ हेलो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए और टीवी से बहुत दूर हो जाइए। आपके फोन में पूरी रेंज आ रही है और हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, बिल्कुल कहीं आप दूर चले जाइए अपने टेलीविजन से। हाँ हेलो मैम जी, अब अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, कह रहे थे मैम कि हम पूछ रहे थे कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है। ठीक है। हाँ मैम, जो वो स्ट्रॉबेरी खेती करना है तो मैम बनारस से हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी की खेती के संबंध में लेना चाहते हैं जानकारी? हाँ मैम, उसकी बुआई करने के लिए चाहते हैं, खेती करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर रामाश्र जी क्या जानकारी देंगे? राहुल जी, आप बनारस में स्थित हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती के प्रति आपकी जागरूकता है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी फसलों से बिल्कुल फ़र्क या विभिन्न आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की पौध लगाई जाती है, जैसे इसकी प्याज इत्यादि की नर्सरी हम इसकी रुपाई करते हैं, इसी तरीके स्ट्रॉबेरी का बीज नहीं बनता है। इसका हमेशा पहाड़ों पे ही इसके रनर तैयार करते हैं, जिसको हम पौध बोलते हैं, और रनर काफ़ी जो है महंगे मिलते हैं। आजकल एक रनर की कीमत तकरीबन 3 रुपये प्रति पौधा होती है, और अगर उसको हम टिश्यू कल्चर का पौधा लेते हैं, आजकल टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी स्ट्रॉबेरी के पौधे तैयार किए जाते हैं, उसकी कीमत 5 या 6 रुपये प्रति पौधा होती है। तो यूँ कहें कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है उसमें जितनी भी लागत आती है 1 एकड़ में, उसमें करीब 70% हिस्सा आपके ये जो रनर्स है या पौध होती है उसी पर ही लग जाता है। इसके बाद आपको ड्रिप की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उठी हुई क्यारियां बनानी पड़ेंगी, और उस पर ही काली पॉलीथीन जिसे कहते हैं मल्च, इसके ऊपर ही ये पौधे पनपते हैं। तो इन सब की व्यवस्था करनी होगी। तो इससे सबसे पहली बात है कि आप जो रनर हैं इनको कहीं अच्छी जगह से प्राप्त करें, और इस समय लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है अक्टूबर के माध्यम से, क्योंकि आप बनारस में हैं तो वहाँ पे थोड़ी अभी उत्तर भारत में खासकर गर्मी काफ़ी प्रबल है, सूर्य की रोशनी, उसमें पौधों के मरने का डर रहता है। तो आप शुरू कर सकते हैं 15 अक्टूबर से रुपाई इसकी, उस समय बारिश का भी आगाज खत्म हो जाता है। और इस सब की व्यवस्था करने के लिए आप पौध कहीं सही जगह से लाएं, किसी खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश या जो आपका उत्तराखंड है, यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय हैं, सोलन है, शिमला है, मनाली है, या यूँ कहें कि आप पंतनगर के आसपास काठगोदाम, यहाँ पे भी कुछ नर्सरी हैं राज्य सरकार की, यहाँ पे पौध मिलती है। वहाँ से आप सुनिश्चित करें कि पौध सही जगह से लें और सही प्रजाति का चुनाव करके स्ट्रॉबेरी खेती की शुरुआत करें। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर अलीगढ़ से मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लहसुन में बुवाई करने से पहले उसका सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ठीक है, डॉक्टर अनिल क्या जानकारी देना चाहेंगे, लहसुन की बुवाई से पहले किस तरह से बीजोपचार करें? बड़ा अच्छा सवाल किया है किसान भाई अलीगढ़ से। तो जब भी हम लोग लहसुन लगा रहे होते हैं, उसकी बिजाई कर रहे होते हैं, उससे पहले तो हम लोग लहसुन की फांके निकाल लें, फांके जो है अलग कर लें। उसके बाद जो है वे कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई आती है, ठीक है, उसको जो है ले लें, और हम लोग थेरेम भी ले सकते हैं। थेरेम और कार्बेंडाजिम दोनों का मेल करके 2:1 की रेशियो में करके जो है उसमें जो है वो दोनों दवाइयों का फिर जो है वो 3 ग्राम प्रति किलो जो हमारा जो इसका जो फांके होती हैं उसमें जो है वो उसको अपचारित करें। दूसरा, हमारे पास आजकल बायोजेंट्स भी हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, इसका भी जो हम लोग 5 से 6 ग्राम
प्रति किलो जो फांक है उसके लिए जो है हम लोग उसको उपचारित करके लगा सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जब भी हम लोग लहसुन लगाते हैं तो 500 से 600 किलोग्राम फांकें जो हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है। तो उसके हिसाब से आप दवाई का भी इंतजाम करके रख लें और उसको ट्रीट करके जो है वो खेत में आप लगा दें। इससे आप लोगों की जो भी आपका जो पौधा है उसमें जो है वो जैसे आपकी फांक लग रही होती है उसमें सड़न नहीं लगती है, ना ही पौधा जब जड़ें निकलती हैं उसमें कोई इस तरह की बीमारी नहीं लगती है। जी बिल्कुल। अब आइए एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम आसरे जी का। डॉक्टर आसरे ये बताएं कि जो हमारे किसान हैं जब वो स्ट्रॉबेरी की फसल उनको मिलने लगती है तो उसकी तुड़ाई कैसे करें, इसके बारे में आपसे जानेंगे। कार्यक्रम में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उमेश जी अपना सवाल पूछिए। बेटा वही पूछ रहे हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में स्ट्रॉबेरी का खेती हो सकता है और बीज पौध कहाँ से मिलेगा? ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार से ये बात कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, बीज के बारे में जानकारी जो है हमको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल आपको जानकारी देंगे यहाँ पर डॉक्टर राम आसरे जी। आप हमारा जो कार्यक्रम है उसे देखते रहें। उमेश कुमार जी, आप मुजफ्फरपुर बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और बिहार में इस समय स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रचार प्रसार काफ़ी अधिक हो रहा है और आप पौध हासिल कर सकते हैं। आपकी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है या वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है और वहाँ पे आप संपर्क करें तो हो सकता है आपको कुछ अच्छी प्रजाति की पौध मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ वहाँ पे आपको पौध मिल सकती कि नहीं, लेकिन आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप जो साबौर है वहाँ से स्ट्रॉबेरी की पौध प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रांची में हैं, रांची में भी कुछ पंजीकृत नर्सरी हैं जो कि स्ट्रॉबेरी की पौध तैयार कर रहे हैं, वहाँ से भी संपर्क साध सकते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी की जो पौध है उसकी उचित प्रजाति का चुनाव करके कहीं से कहीं समय रहते उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं चाहूँगी कि इसके अंदर आप तुड़ाई से संबंधित जानकारियाँ भी जो हैं वो जोड़ दें। बिल्कुल ही अहम सवाल किया। जैसे आप देख रहे हैं आप स्ट्रॉबेरी कैसी जो है लाल सिंदूरी रंग की हो जाती है, तो इसको हाथ से तोड़ रहे हैं हमारे श्रमिक या इसमें काम करने वाले, और देख रहे हैं इनके हाथ में कुछ अंगूठी भी उन्होंने पहन रखी है। लेकिन ये जो है तुड़ाई का सही तरीका नहीं है कि स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक होता है। आपके नाखून अच्छी तरीके से कटे होने चाहिए और हाथ में अंगूठी इत्यादि आप नहीं, क्योंकि ये धातु की बनी होती है और इसकी जरा सी खरोच इस नाजुक फल को विभिन्न बीमारियों के प्रति आसक्त कर सकती है। इसमें फफूंदी जनित बीमारियां बहुत जल्दी से पनप जाती हैं, तो इस सब का ध्यान रखते हैं। इसके लिए एक क्लिपर आता है, एक कैंची आती है, उसके माध्यम से उसको हम इसके तने सहित इसमें जो लगा होता है स्टेम उसको हरे तने सहित काटते हैं और इससे जो हरा तना जिसे हम पेडिसल कहते हैं, इसकी लंबाई तकरीबन आप 1 सेंटीमीटर के साथ इसको कैंची के माध्यम से तोड़ें। और जब आप तोड़ाई करें तो हाथ में दस्ताने भी पहन सकते हैं। उसको तोड़ के आपकी जो एक पैकेजिंग पनट जिसे कहते हैं, जैसे आपने देखा मशरूम को किस तरीके से पैक करते हैं, इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी के लिए भी एक प्लास्टिक का बना हुआ डिब्बा होता है जिसे हम पनट कहते हैं। उसमें तकरीबन 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी के फल आते हैं। क्योंकि 200 ग्राम ही क्यों भरते हैं? क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है। के ऊपर आप एक रखते जाएंगे तो ये आप दब जाएगा और उससे आपका जो है जूस से रस निकलने लग जाएगा और ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हितेश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं नागपुर से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मुझे स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है, लेकिन हमारे मिट्टी में रेत है, रेत। ठीक है। आधी मिट्टी आधी रेत है, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल।
डॉक्टर आसरे क्या बताएंगे? देखिए, जो आपकी बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसमें ड्रिप या टपक सिंचाई के माध्यम से आप जो क्यारियां हैं, उठी हुई क्यारियां, उनकी जो है चौड़ाई 1 मीटर होती है और 1 मीटर की चौड़ाई की जो हमारी जो पंक्ति होती है आपकी जो क्यारी, उसमें आप 3 लाइनें लगा सकते हैं और इन 3 लाइनों के बीच में दो ड्रिपर लाइन डाल सकते हैं। तो आप निश्चित तौर पर आपकी जो बलुई मिट्टी है उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है और ये बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। अक्टूबर में इसकी आप रोपाई कर सकते हैं, लेकिन सही सब जगह से, सही समय पर, सही प्रजाति का चुनाव करते हुए इसके रनर्स या जिसे हम पौध कहते हैं उसको हासिल कर लें। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं केवल सिंह जी, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो, अपना नाम बताओ, प्याज करवा रहा हूँ। हेलो सर। केवल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की आवाज को जल्दी से बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, कम कर दे टीवी की आवाज। बिल्कुल, सवाल पूछिए। सर सवाल ये, हमें प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में बताया जाए कि इसकी उम्र कितनी है और कितनी दूरी पर लगाते हैं, इसकी उपजाऊ भी कितनी होती है, कितना एवरेज देती है जैसे लहसुन। ठीक है, तो लहसुन और प्याज के बारे में आप तमाम जानकारियां जो है वो लेना चाहते हैं? जी मैम, जी बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी। केवल सिंह जी, पहले तो मैं आपको, अब आपने जानकारी की बात की है इन फसलों की, दोनों फसलों के बारे में, पहले तो आप वैरायटीज के बारे में पता करिए। इसकी जो मुख्य वैरायटियां हैं, एक है एग्रीफॉर्म डार्क रेड है, एग्रीफॉर्म डार्क लाइट है। जो लाइट रेड है वो सफेद कलर की होती है, जो रेड है वो लाल कलर की होती है, और दूसरी लाल की और भी है, पूसा रिद्धि है, पूसा रेड है, पूसा माधवी है, उसके बाद अर्का लालिमा है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पालम लालिमा है। इस तरह की वैरायटियां जो आप लोग लगा सकते हैं। 8 से 10 किलो जो है प्रति हेक्टेयर बीज रखना डॉक्यूमेंट्री में पहले बताया जा चुका है। और पैदावार के बारे में अगर आपने बात की, तो अगर हम लोग अच्छी इसमें खाद डालते हैं, 25 से 30 टन सड़ा गला गोबर डालते हैं, आप 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम अगर वो पोटाश डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो आप लोग इससे अमूमन जो है वो खरीफ के मौसम में, क्योंकि 2 तरह के मौसम में ये प्याज लगता है, तो खरीफ के मौसम में जो प्याज होता है उसमें जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार जो आप लोग ले सकते हैं। और वहीं जो रबी में जो लगाते हैं हम लोग 15 जनवरी तक जो लगाते रहते हैं, दिसंबर महीने से लेके, उसमें जो है हमारा जो है 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार जो है वो आ सकती है। बिल्कुल। तो और अब मैं बात करूंगा लहसुन के बारे में, क्योंकि ये किसान भाई मैं थोड़ा जानना चाहूंगा इनका कौन से एरिया से हमारे साथ अब वो जी, ये इन्होंने हमें मध्य प्रदेश से जो है वो फोन किया था। मैं चाहूंगी आप जानकारी थोड़ा संक्षेप में दें, हमारे पास ब्रेक का जो है वो समय में बात करें तो इसके लिए गोदावरी, श्वेता, भीमा पर्पल, ये GG 2, 3 और 4, ये जो गार्लिक की 3, 4, 5 किस्में हैं, ये बहुत अच्छी हैं और इसका जो है 500 से 600 ग्राम जो फाइन केजा हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए काफी होती हैं। रही बात इसकी लगाने की, तो इसको रबी इसमें अगस्त से शुरू करते हैं और अक्टूबर तक जो है वो लगाते रहते हैं, इसको सही टाइम है। और इससे जो पैदावार जो है वो हम लोग जो है वो 10-12 टन तक जो है वो हम लोग अमूमन ले लेते हैं। और अगर अच्छी खेती करें, अच्छी खाद वगैरह डालें, फर्टिलाइजर ठीक डालें, सिंचाई का प्रबंधन करें, तो हम लोग 15-18 टन तक जो है वो प्रति हेक्टेयर की पैदावार लहसुन की ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है प्याज और लहसुन की खेती की। अगर आप दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पर। और हमारे अगले कॉलर रवि कुमार जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बिहार से आपने फोन किया है, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, प्याज के बारे में पता करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा फल होता है आधा किलो का एक प्याज होता है, वो उसका खेती करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर चौधरी, काफी अलग सवाल है इनका। एक प्याज जो आधा किलो का होता है, जिसका साइज काफी बड़ा होता है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे उसकी खेती कर सकते हैं? क्या ये कोई अलग वैरायटी होती है? ऐसा नहीं, कुछ एक हाइब्रिड्स हैं आजकल मार्केट में, जो है तरह तरह के हाइब्रिड्स आ गए हैं, तो उनका साइज बड़ा तो होता है, लेकिन ये चीजें कई चीजों पे निर्भर करता है कि आप लोग जो है वो मैनेजमेंट, जो आप फसल का प्रबंधन किस तरीके से कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि किसान भाई की उत्सुकता है कि बड़े साइज का प्याज जो है वो पैदा करें। तो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो आमतौर पर जो प्रजाति हैं, जैसे कि एग्रीफोंडाक रेड N53 है, पूसा रिद्धि रेड है, अर्का लालिमा है, हिसार 2 है, पंजाब 48 है, या भीमा रेड है, भीमा राज है जी। ये इस तरह की बड़ी पॉपुलर वैरायटीज हैं और इनका जो अगर ढंग से हम लोग मैनेजमेंट करें तो इसका भी जो है वो जो साइज है वो अमूमन तौर पर जो है वो 150-200 ग्राम तक का भी 150-200 ग्राम तक चला जाता है, डिपेंड करता है सॉइल टाइप भी कैसी है। रही बात ये किसान भाई जो बोल रहे हैं कि ये आधा किलो का होता है, तो कुछ हाइब्रिड्स हैं प्राइवेट के, तो इसकी जो है कौन से मार्केट में अवेलेबल है, ये तो लोकल मार्केट में या फिर नजदीकी जो कृषि अधिकारी हैं वो बता सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र के बयानी की आपके एरिया में कौन सा अवेलेबल है। लेकिन ये ज्यादातर जो निर्भर करता है वो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, जो आपका प्रबंधन है, पोषण है, उसके ऊपर ज्यादा प्रबंधन जी। डॉक्टर चौधरी, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम आसरे जी का। डॉक्टर आसरे, ये बताएं कि स्ट्रॉबेरी के बारे में हमने तमाम जानकारियां हासिल कर ली और अब ये जानना भी हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों के लिए जो करना चाहते हैं इसकी खेती, कि इसकी स्टोरेज जो है वो कैसे करें। और एक फ़ोन कॉल हमारे पास और आ गया स्ट्रॉबेरी से संबंधित, पहले उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने झारखंड से फ़ोन किया है, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ये जानना चाह रहे थे कि हम यहाँ स्ट्रॉबेरी का खेती करना चाह रहे हैं जी, तो बीज मतलब उसका पौधा कहाँ से उपलब्ध करें और उसका जोताई रुपाई कैसे करें और उसका सही समय क्या है जी, सबके बारे में जानना चाह रहे थे। बिल्कुल, ये तमाम जानकारियां कार्यक्रम में अभी तक मिल चुकी हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जी डॉक्टर राम आसरे, क्या जी जी, जैसे कि आपने एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री देखी, शुरुआत ही वहीं से हुई किस तरीके से इसकी खेती की जाती है और खासकर पंक्तियों में करते हैं। और इसकी पौध आप रांची के आसपास एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं, नहीं तो आपका जैसे मैंने पहले भी बताया था भागलपुर में खासकर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, वहाँ से संपर्क करके आप इसके रनर हैं या पौध हासिल कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे इसकी स्टोरेज के बारे में, कैसे इसकी स्टोरेज करें? बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी को तुड़ाई खासकर जब हम दूर के स्थान पे ले जाएं तो 2/3 जब इसका हिस्सा है फल का आपका लाल हो जाए उस समय उसकी तुड़ाई कर लें, और लोकल मार्केट के लिए जब पूर्ण रूप से ये लाल हो जाए तभी तुड़ाई कर लें। और तुड़ाई करने के बाद फलों को आप पनेट में रखें, जैसे कि आप 200 ग्राम की पीलिंग कैपेसिटी होती है, उसमें भरण क्षमता होती है, उन पनेट्स को आप पैकेट में रख लें। पैकेट 5 किलो के होते हैं इसमें एक सिंगल लेयर में, और इनको हम भंडारण करें तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, और आर्द्रता उस कोल्ड स्टोरेज की होनी चाहिए आपकी 85 से 90% तक। तो इस तरीके से हम इसका भंडारण कर सकते हैं, और इस भंडारण तापक्रम पे इसको तकरीबन हम 10 से 12 दिन तक आसानी से रख सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर रामाश्रय जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यहाँ पर आए स्टूडियो में, बहुत अच्छी जानकारियां स्ट्रॉबेरी की खेती से संबंधित दी, आपका धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, और साथ ही जानकारी हासिल की आपने प्याज और लहसुन की खेती के बारे में। अब आइए आपको बता दें कि हमारा अगला विषय क्या होने वाला है। सोमवार को हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें hellokisan2015@gmail.com। और अगर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है 1800111360 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। हमारे इस कार्यक्रम का एक बार फिर से अगर आप प्रसारण देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान के पहले के एपिसोड्स भी देख के कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखिए ख्याल, नमस्कार। जिस तरह से बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले माँ होती है जो हमारी सहेली के रूप में हमारे साथ जुड़ती है। बाद में जब मैं गुजरात में पॉलिटिक्स में आई तो आनंदीबेन जो है तो माँ की भूमिका में वो आगे बढ़ी। दिल्ली में आए तो सुषमा जी थे जो उनका मार्गदर्शन मिलता था 2009 में। 2014 में ये रोल बदल के ऐसा आगे बढ़ा कि स्मृति जी जुड़ गई, उसके बाद में आगे बढ़े तो निर्मला जी जुड़ गई। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। ये खेल का मैदान और यहाँ मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। बिठूर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई की आग। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो?
ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम। मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।